सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बेटा, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। सर कल से स्कूल खुल रहे हैं। आपके पास मैसेज नहीं आया अभी तक? नो सर। अरे स्कूल से बेटा मैसेज तो किए होंगे। इस संबंध में बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका जो इंचार्ज है वो कॉल नहीं कर रहा आपके पास, वीरेंद्र सर? नो सर। नहीं बताया जाएगा बेटा, वही बता सकते हैं बेटा इसके बारे में। बेटा टीचर्स को तो बोल दिया गया है कि उनको डेफिनेटली बस रूट्स का आज उनके पास में वो पहुंच जाएगी लिस्ट। आज बता ओके देंगे, सर। वैसे ऐसे घबराइए मत। हाँ सबको पता लग जाएगा। मैसेज तो कोई बड़ी बात नहीं, 2 मिनट का काम होता है, डल जाएगा। हाँ बेटा देखिएगा, पेज नंबर है आपका 218 पेज, और ये आपका लास्ट पैराग्राफ बच रहा है इसका। इसके बाद में अगले टॉपिक को लेंगे। हम थोड़ा सा यहीं से लेके चलते हैं। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। सूबा सरकार का मतलब होता है कि छोटे लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, जो डिवीजन लेवल पे काम करती है, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। तो उसमें कहाँ से पता चला है हमें? आइन से पता चलता है, आइन अकबरी से। तो हमें सूबों के नीचे की छोटी यूनिट गवर्नमेंट जो है, छोटी इकाई सरकारों के बारे में भी हमें पता लगता है। जैसे कि आज भी इस तरह की सरकारें बनी हुई हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है। यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं। इसी तरह से तहसील कार्यालय होते हैं, तो डिवीज़न कार्यालय होते हैं। तो उसके जरिए हमारी सरकारों के कार्य को विभाजन किया गया है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है क्लियर? ललित बताओ बेटा, आवाज़ आ रही है? रितु? यस सर। ओके बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं। तालिकाबद्ध तरीका का मतलब होता है टेबल बना के समझाया गया है उस बुक के अंदर, आईने अकबरी में, कि टेबल में जैसे पता चलता है, एक तरफ आंकड़े दिए रहते हैं, दूसरी तरफ जो है जानकारी दी गई होती है, जहां हर तालिका में 8 खाने बनाए गए हैं। यानी जो टेबल बना रखी है उसमें 8 खाने हैं, जो हमें क्या क्या सूचनाएं देते हैं। पहला जो कॉलम है उसका, वो परगनात, यानी जिसको महल बोला जाता है। ये एक क्षेत्र है बेटा, क्षेत्र को ही परगना बोला जाता है। और आज के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्ट बंगाल में परगना अब भी फेमस है। सेकंड नंबर पे किला, किला मतलब दुर्ग, यानी सैनिक, सैनिक यहाँ पे रुकते थे। तीसरा अराजी या जमीने पाइमूद, मापे गए इलाके। ये किसी भी किसान के पास कितनी जमीन वो बोता है, कितना उसका टैक्स बनता है, तो उसके मापे गए इलाके के बारे में बताता है, अराजी और जमीन ए पाइमूद। चौथा पॉइंट है नकदी, कैश, नगद निर्धारित राजस्व, यानी जो भी डेफिनेट रेवेन्यू किया गया है उसको कैश के रूप में प्रदान करना, कैश के रूप में प्राप्त करना। पांचवा पॉइंट सुयूरगल, दान में दिया गया राजस्व या अनुदान। सुयूरगल क्या है? ये दान में दिया गया, जो भी किसी भी व्यक्ति को जो गिफ्ट में या किसी व्यक्ति को दान में दी गई कोई बात है, कोई प्रॉपर्टी है, पैसे हैं या उपहार हैं, उसको सुयूरगल कहा गया है। उसकी जानकारी हमें उससे आईने अकबरी से होती है 5वें कॉलम में। छठे कॉलम में जमींदार और खाने का जिक्र है, यानी खदानों का जिक्र किया गया है। 8वें में जमींदारों की जातियों का बताया गया कि कौन सा जमींदार किस जाति से बिलोंग करता है, और उसके पास में कितने घुड़सवार हैं, उसके पास कितने पैदल सिपाही हैं, जिनको प्यादा कहा जाता है। पैदल सिपाही को प्यादा बोलते थे, प्यादा।
याद रखिए बेटा इनको, छोटी छोटी बातों को। हाथी, हाथी जिसको फील कहा जाता है, यानी हाथियों की संख्या जमींदार के पास कितनी है। अब ये आप देख सकते हैं कि जमींदार एक तरह से सेनापति की भूमिका निभा रहा है, चाहे उसकी जाति जो भी रही हो, लेकिन घुड़सवार सैनिक हैं, पैदल सिपाही हैं जिनको प्यादा बोला गया है, हाथी हैं जिनको फील कहा गया है, ये सब लोग उसके साथ होते थे, उसके नीचे काम करते थे। फील सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है, यानी ये आर्मी रखते थे, अपनी खुद की आर्मी रखते थे। मुल्क आबादी, मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और पेचीदा चित्र पेश करती है। मुल्क आबादी क्या है? एक पुस्तक का एक पार्ट है, पुस्तक का एक भाग है जो नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या बताती है, कृषि समाज का, यानी एग्रीकल्चर जो सोसाइटी है उसके बारे में डिटेल और अट्रैक्टिव नॉलेज, यानी जटिल जो नॉलेज है उसके बारे में हमें एक जानकारी प्रदान करती है। चौथी और पांचवी किताबें, चौथी और पांचवी किताबें दफ्तर, यानी भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुकात रखती हैं। चौथी और पांचवी किताबें क्या बताती हैं, यानी जिनको दफ्तर बोला गया है, भारत के लोगों का मजहब बताती हैं, कौन कौन से धर्म से वो जुड़े हुए हैं, किस क्षेत्र के लोग किस धर्म से जुड़े हुए हैं। साहित्यक स्तर पर जानकारी मिलती है कि जो लिटरेचर के रूप में कितनी नॉलेज, यानी बुक्स वगैरह लिखी गई हैं उनके बारे में पता चलता है। इसके अलावा सांस्कृतिक रीति रिवाज का पता चलता है, किस तरह की परंपरा निभाते हैं ये लोग, क्या उनकी रीति रिवाज है, क्या वेशभूषा है, क्या खान पान है, इनकी जानकारी हमें इसकी चौथी और पांचवी दफ्तर से पता चलता है। और ये छोटी छोटी बातें याद करना आसान नहीं रहेगा इनके अंदर। जैसे एक क्वेश्चन ये है, मुल्क आबादी से क्या जानकारी हासिल होती है, तो इसमें इस तरीके से याद करना होगा, कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और पेचीदा चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें बिल्कुल यही पॉइंट बताओगे, इसके बारे में आप घुमा फिरा के कुछ अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। आगे देखिएगा, जैसे दफ्तर का नाम आपसे पूछ सकते हैं, दफ्तर बोला गया है, पांचवी किताबें, इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी दिया गया है, यानी जो अकबर है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसके लिए शुभ वचन वह आम जनता के लिए भी और उसके अपने लिए भी शुभ वचन दिए गए हैं। जैसे अल्लाह को याद करते हुए सबकी भलाई के लिए इस तरह का मैसेज दिया जा सकता है। अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। अकबरनामा क्या है? अकबरनामा एक बड़े प्रोजेक्ट का नाम है जिसमें दो उसके जिल्द जो हैं ऐतिहासिक जानकारी पेश करते हैं, और जो तीसरा जिल्द है उसका नाम है आईन अकबरी। और ये अकबरनामा जो पुस्तक है या एक ग्रंथ है आप मान सकते हैं इसे, तो ये पांडुलिपि के रूप में था, हाथ से लिखा हुआ था। अबुल फजल ने इसे अपने हाथ से लिखा था, जो दरबारी इतिहासकार था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, और इसका आश्रयदाता कौन था? अकबर, यानी अकबर के शासनकाल के अंदर ये सब लिखा गया था और अकबर के कहने से लिखा गया था, उसी ने इसको ठेका दिया था लिखने के लिए। खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई, ये भी इसी पुस्तक के बारे में बताया गया है। गुलाब बाग किसका नाम दिया गया है? ये इसी ग्रंथ का नाम दिया गया है, अकबरनामा का। खुशकिस्मती यानी जिसकी अच्छी किस्मत है, के गुलाब बाग की सिंचाई, उसकी सिंचाई कैसे करें, उसको कैसे उसमें रंग भरें, कैसे उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें डालें, कैसे उसमें सांस्कृतिक परिवेश को ढालें, उसकी जानकारी अकबरनामा में जो दी गई है, इसीलिए इसका नाम गुलाब बाग रखा गया है। ये अपनी तरफ से इसको इन्होंने नाम दिया है। नीचे दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर खुलासा किया कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचनाएं हासिल की। यानी अबुल फजल ने बड़े क्लियर तरीके से ये बात का लोगों को बताई है कि उसने किस प्रकार से और किन से ये सूचनाएं प्राप्त की, यानी कहां कहां से उसको ये नॉलेज मिली, कहां कहां से इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की। अबुल फजल वल्द मुबारक, जो ये शानदार हुक्म दिया गया, शानदार घटना और राज्य क्षेत्र अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी के कलम से लिखी। ये अबुल फजल ने, जिसको वल्द मुबारक किसे कहते हैं, ये अकबर को सम्मान देने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, को यह शानदार हुक्म दिया गया। अब याद रखिएगा, अबुल फजल वल्द मुबारक, ये इसका मान लीजिएगा कि इसको अबुल फजल को सम्मान देने के लिए कहा गया है। इसको एक शानदार हुक्म दिया गया था। शानदार हुक्म का मतलब होता है इसको एक बहुत महान काम करने के लिए कहा गया, बड़ा काम करने के लिए कहा गया अकबर के द्वारा, कि शानदार घटनाओं और राज्य क्षेत्र के अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी की कलम से लिखी। उन्होंने बताया कि जो जो घटनाएं हमारे इस राज्य क्षेत्र में हुई हैं, साम्राज्य में हुई हैं,
जितनी भी जीत हमने हासिल की हैं उनको बड़ी ईमानदारी से उन्होंने लिखा। तसल्ली से मैंने काफी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठे किए। अब इसमें अबुल फजल खुद अपने एक्सपीरियंस लिख रहा है कि उसने कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, कैसे उसने सर्च का काम किया, खोजबीन का काम किया। महामहिम का नाम किसके लिए आया है? अकबर के लिए आया है। तो उसकी गतिविधियों के सबूत इसमें बताए गए हैं, दस्तावेज इकट्ठे किए गए, यानी उस समय इसके दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, किससे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं? ये अकबर साम्राज्य, अकबर के साम्राज्य से रिगार्डिंग ये डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया गया। बहुत लंबे समय तक राज्य के जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, जो नौकर थे या उसके अधिकारी थे, वह शाही परिवार के सदस्यों के साथ आपस में चर्चा की, उनसे बातचीत की, उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की। किसने? अबुल फजल ने, क्योंकि वो अपनी एक बुक लिख रहा है और बुक लिखने के लिए उसको जानकारी चाहिए, तो उसने सरकारी कर्मचारियों से, शाही परिवार के लोगों से बातचीत की। मैंने सब बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्यकर्मी जवानों दोनों की बातों को परखा, यानी बड़े बुजुर्गों से भी ये जानकारी प्राप्त की। और जो फुर्तीले दिमाग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एक अच्छा यानी नेक कर्म कर रहा है, यानी वह अपने देश में सैनिक सेवा दे रहा है, तो उसका दिमाग जो है बहुत चंचल है। उसकी बातों को देखा, उसकी बातों को लिखा और उनको ऑब्जर्व करके लिखा इसमें, और उनके बयानों को लिखित रूप में दर्ज कर दिया। लिखित रूप में कहां दर्ज कर दिया? आईने अकबरी में या अकबरनामा में उनको डाल दिया गया। सूबों को शाही हुक्म जारी किया गया कि पुराने मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटनाएं याद हों, यानी सूबों को शाही हुक्म जारी कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया उनके लिए कि जो भी पुराने मुलाजिम हैं उनमें जिस किसी को भी बीते वक्त की घटनाएं याद हैं, यानी जो भी बात बीत गई है, जो घटनाएं बीत गई हैं, वो बात उनको अगर याद हैं तो पूरे विश्वास के साथ या मामूली शक के साथ भी वे अपने संस्मरण को लिखें और उसे दरबार भेज दें। इनको पुराने मुलाजिमों को यह बात कही गई, अगर उन्हें कोई पुराने समय की कोई बात, घटना याद है और विश्वास के साथ वो सही है, अगर थोड़ा बहुत शक भी है तो भी उस बात को लिख दें और उसको दरबार में भेज दें। दरबार में किसके पास जाएगी? ये अबुल फजल के पास जाएगी। फिर उसे पाक मौजूदगी के कक्ष में एक हुक्म रोशन हुआ, यानी जहां पर दरबार बैठता है, अकबर बैठते हैं, उसमें एक और उनको हुक्म दिया गया। एक हुक्म दिया गया था, आप जानकारी जुटा करके लिखें, ईमानदारी से महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रकाश में लाएं। जो ये की सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाए, यानी वहां पर राजा होंगे, उसके दरबारी मंत्री लोग होंगे, उसके अधिकारी लोग होंगे। तो यहां इसके लिए यहां बताया गया है, उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया कि जो भी सामग्री है उसको जमा कर दिया जाए और शाही मौजूदगी में उसको पढ़कर सुनाया जाए। सब लोग होंगे वहां पे दरबार के अंदर, उनको उनके सामने पेश किया जाए। बाद में जो कुछ भी लिखा जाना हो उसे उस महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में आड़ दिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए। यहां पर यह बोला गया है कि जो किताब है, अगर मान लीजिए आपको कोई जानकारी बाद में ध्यान आई और उसको आप जोड़ना चाहते हैं तो परिशिष्ट के रूप में उस पुस्तक के अंदर वो जोड़ सकते हैं। और ये ऐसे ब्यौरे की जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामले की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं लाए जा सके, उन्हें बाद में मैं बाद में दर्ज करूं। इनका मतलब है, हो सकता है कि कोई बहुत बारीक बारीक बातें, छोटी छोटी घटनाएं जिनको पुस्तक में कहीं नहीं लिखा गया, ना लोगों की नजर में वो चीज आई, आप अगर बताओगे और घटना अगर महत्वपूर्ण है, मामले की बारीकी से उसको समझो और उसको उस समय अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया, वो घटना परिपूर्ण तरीके से घटित नहीं हो पाई, या वो जो भी घटित हुआ उसको लिखा नहीं गया, सबकी नजर में नहीं लाया गया, तो मेरे पास भेज दो, मैं उसको दर्ज करूंगा, लिख दूंगा। ईश्वरीय आदेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म की वजह से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की। यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी एक तरह से इसको ईश्वरीय आदेश बोला गया है। ईश्वरीय आदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि मुगल शासक जितने भी थे अपने नाम से कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर जारी करते थे तो उसमें वो ईश्वर का नाम लेकर के ही
कोई कानून लागू करते थे, कोई अध्यादेश लागू करते थे। तो ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म की वजह से अपने गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की। यानी पहले थोड़ा सा मतलब उसको कच्चे प्रारूप के रूप में लिखा, उसको फेयर तरीके से नहीं लिखा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन इतना पक्का था, श्योर हो चुका था कि ये महामहिम अकबर का आदेश है। और महामहिम अकबर जब भी कोई आदेश देते थे तो भगवान का नाम लेके आदेश देते थे, जिसमें शैली व विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। इसमें जो लिखने की शैली थी वो बहुत सुंदरता से उसे नहीं लिखा गया था, अक्सर विन्यास अच्छा नहीं था, यानी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी उस समय। मैंने इलाही संवत के 19वें साल से इलाही दीन इलाही को बोला गया है, यानी हो सकता है दीन इलाही धर्म जो स्टार्ट हुआ है, ये तब की बात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। 19वें साल से जब महामहिम की दानिशमंद अक्ल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया था, यानी अकबर की बहुत ही बुद्धिमान उसकी अक्ल से जो भी डॉक्यूमेंट उस समय बनाया गया, घटनाओं का इतिहास वृत्त हासिल किया गया, जो भी इंसिडेंट्स थी उनका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स लिखा गया, और उसके भरे पूरे पन्नों से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। यानी कंप्लीट मैंने उसके पेजेस को राइट किया और कई मामलों का उसमें डिटेल मैंने पाया। काफी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति, यानी जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर थे उस समय, उनमें मैंने काफी परेशानियां उठाई, और फिर भी मैंने जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर थे, जिन भी इन अधिकारियों के जो ऑर्डर थे, खासतौर पे मुगल सम्राट अकबर के, तो सभी हुक्मों की मूल प्रति यानी उनकी ओरिजिनल कॉपी या नकल हासिल की गई, या फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपी हासिल की गई, जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक के सूबों को जारी किए गए थे। यानी जब से उसने राज दरबार के अंदर राज सिंहासन प्राप्त किया तब से लेकर, और जो सूबों में उसको बांट दिया गया था प्रशासन को, तब तक उसकी सभी घटनाओं का विवरण उसमें डाला गया। काफी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनसे कई रिपोर्टों को भी शामिल किया, यानी बहुत परेशानियां आई, उनमें मैंने कई रिपोर्ट भी शामिल की जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों और दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में होती थी। साम्राज्य के विभिन्न प्रकार के जो मैटर्स होते थे उनके बारे में जानकारी मिलती थी, दूसरे देशों में जो भी घटनाएं घटी उनके बारे में जानकारी मिलती थी, जिन्हें ऊंचे अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था। यानी जो हायर ऑफिसर्स थे या फिर जो मंत्री लोग थे, मिनिस्ट्रियल स्टाफ था, उनके द्वारा ये भेजा गया था। और जवाब तलब और खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनतमंद रूह संतृप्त हो गई। यानी आपस में मैंने जवाब तलब किया इन अधिकारियों से, जानकारी मैंने प्राप्त करने की कोशिश की। बहुत ही ज्यादा मेहनत, मैं बहुत ही मेहनत पसंद इंसान था, और मेरी आत्मा को इससे संतुष्टि हुई कि मैंने अपने मतलब ईमानदारी से इस काम को संपन्न किया है। बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वे कच्चे मसौदे, ज्ञान पत्र भी हासिल किए जो जानकार और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। यानी जो व्यक्ति बहुत आगे की सोच करके और तब कोई डिसीजन लेता है, इस तरह के लोगों से जानकारी प्राप्त की, कुछ जानकार लोगों से जानकारी प्राप्त की। पहले कच्चा मसौदा उसका लिखा गया, कच्चा प्रारूप लिखा गया, फिर उसको ज्ञापन पत्र उनके द्वारा जो मेमोरेंडम दिए गए थे सरकार को, वो भी हासिल कर लिए और उनको लिखा। इन तरीकों से खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग यानी अकबरनामा, अकबरनामा का दूसरा नाम गुलाब बाग दिया है। किसने दिया है? अबुल फजल ने। को सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। उसने बताया हौज क्या होता है? पानी भरने का एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, बहुत बड़ा हौद, एक बड़े तालाब की तरह भी होता है, एक जलाशय होता है। तो यहां ये बताने की कोशिश की गई है कि खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग, खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग का मतलब होता है अकबरनामा। अकबरनामा को सींचने का मतलब है उसको प्रॉपर तरीके से लिखना, उसमें सही तरीके की जानकारी उसमें देना। जैसे कि हम किसी फसल में पानी की सिंचाई करते हैं तो वो बढ़ती, इसी तरह से अकबरनामा में अच्छी अच्छी बातें जोड़ने से, अच्छी अच्छी घटनाओं का परिवेश उसमें जोड़ने से अकबरनामा धीरे धीरे पूरा हो रहा था। नमी देने के लिए यानी इसको सजीव बनाने के लिए, इसकी व्यवहारिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसको ये लोगों को पढ़ने से लगे कि ये असली है, इसमें सही जानकारियों का समावेश किया गया है, तो इसे एक हौज बनाया। मतलब मैंने वो सारा प्रबंध किया, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये सब जानकारियां जुटाई। आपसे पूछा जाएगा कि अकबर के कहने से अबुल फजल ने किस प्रकार से गुलाब बाग की सिंचाई की, या फिर अकबरनामा को कैसे लिखा गया, किस किस तरीके से सोर्सेज को प्राप्त किया गया, वो सब जानकारी इसमें दी गई है। पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सभी स्रोतों की सूची बनाएं जिनका इस्तेमाल अबुल फजल ने अपनी किताब पूरी करने के लिए किया।
कृषि संबंधों को समझने के लिए इनमें से कौन से स्रोत सबसे उपयोगी होते? इन सभी सोर्सेज की एक लिस्ट बनाएं जिनका इस्तेमाल किसके अंदर किया गया है? अबुल फजल ने अपनी कंप्लीट बुक को पूरा करने के लिए, उस बुक को पूरा करने के लिए किया गया। कृषि संबंधों को समझने के लिए, कृषि संबंधों को समझने के लिए इनमें से कौन से सोर्सेज सबसे ज्यादा उपयोगी होते, उनको समझा गया, उनको देखा गया। और आपके मुताबिक किस हद तक अबुल फजल की किताब अकबर से उसके रिश्ते से प्रभावित हुई होगी? देखिए यहाँ पे बताने की कोशिश की गई अबुल फजल ने जो भी किताब लिखी उसके अंदर अकबर की सभी वास्तविक महत्वपूर्ण जानकारियों को उसमें शामिल किया गया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। इसके बाद में आइन का अनुवाद आपको बता रहा हूं। आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया, यानी क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक थी इसलिए बहुत से में इसको ट्रांसलेट किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया। इसको पब्लिश करने वाला व्यक्ति कौन था? हेनरी ब्लॉकमैन। पूछा जा सकता है आपसे छोटे क्वेश्चंस के अंदर। कलकत्ता, जिसको आज कोलकाता के नाम से जानते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथिक श्रृंखला में से छापा। याद रखिएगा हमारे इंडिया में इसको पब्लिश किसने कराया, कहां, किस संस्था ने कराया? संस्था का नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसका पूरा नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसको ये कहां पड़ती है? आज के समय कोलकाता के अंदर। उन्होंने इसे कहां छापा? बिब्लियोथिक श्रृंखला के अंदर छापा। इस किताब का 3 खंडों में इसके पार्ट्स करके उसको अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है, यानी जो सबसे पहला पार्ट है उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किसने किया? ब्लॉकमैन ने। कलकत्ता 1873 के अंदर कलकत्ता के अंदर ये सबसे पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन ब्लॉकमैन के द्वारा कराया गया था और इसका पूरा नाम जो है हेनरी ब्लॉकमैन है। कब किया? 1873 ईस्वी। 3 डिवीजन बनाए गए थे। सबसे पहले खंड का नाम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराया गया। बाकी 2 जो खंड थे उसमें एच.एस. जैरेट ने एक किया 1891 में, दूसरा किया 1894 में। दोनों कहां किए? कलकत्ता में। इसका मतलब है तीनों ही कार्य कोलकाता के अंदर हुए हैं। और यहां आप देख सकते हैं हेनरी ब्लॉकमैन सबसे पहले व्यक्ति जिसने इसको पब्लिश कराया था। संस्था का नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इसने बिब्लियोथिक श्रृंखला में इसे प्रिंट कराया, छपाया। इसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। इसके ट्रांसलेशन के काम को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला पार्ट है इंग्लिश ट्रांसलेशन। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इसको लिखा। दूसरा है जिसको 1873 में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, और बाकी 2 खंड हैं एच.एस. जैरेट। ये नाम याद करने के हैं बेटा। 1891 में और 1894 में उसको अन्य खंडों के अंदर उसको अनुवादित किया। ये है आइन का अनुवाद। अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के अंदर आता है तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये बस सिर्फ यही टॉपिक बचा है इस पेज पे। आप देख सकते हैं ये और ये आपका चैप्टर कंप्लीट, ये काल रेखा आ चुकी है, आप देख सकते हैं। इधर देख सकिए ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। बाकायदा आप क्वेश्चन आंसर यहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर आपके यहां दिए गए हैं, इनको ढूंढ के लिख सकते हो चैप्टर के अंदर। जैसे कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए, तो इसमें जैसे फसल की कटाई का, बोने का काम है, बहुत से काम वो खुद करती थी, चारा लाने का काम करती थी, ये सब इसमें लिख सकते हैं। इसकी आप यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? हेमलता, हाँ बेटा भूमिका, आवाज आ रही है हमारी? नहीं सुन रही बेटा आपकी आवाज? हाँ बेटा, ये हीना, आपकी मदर का नाम बेटा कमलेश देवी है क्या? हीना,
बेटा एक कमलेश देवी के नाम से कॉल आया था, किसकी मदर का नाम है? अभी नहीं जस्ट सर, थोड़ी देर हमारे पहले। मम्मी का नाम कमलेश देवी नहीं। अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है। अब अच्छा, किसी को कोई क्वेरी हो तो बताओ मेरे को। आपके पास स्कूल से मैसेज मिल गया या नहीं मिला स्कूल से आने का? नो सर। तो बेटा ये इंचार्जेस का काम होता है, इंचार्जेस ही करेंगे, उनको मैसेज जैसे ही मिलेगा आज आपको जरूर बताएंगे वो। इस बार इतनी देरी क्यों कर रहे हैं ये बात नहीं पता हूं। स्कूल सॉफ्टवेयर से सीआर एप्लीकेशन पे भी मैसेज नहीं है क्या? है बेटा? नो सर। देखिए बेटा इसके अंदर क्या क्या बता रखा है। 1526 महत्वपूर्ण तिथि। उषा दाइमा ने पूछा था कि सबसे महत्वपूर्ण तिथि 1526 को क्यों मानते हैं? क्योंकि 1526 में बाबर कामयाब हो गया था, युद्ध में जीत गया था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में उसने हरा दिया था। बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है सबसे पहले, क्योंकि ये मुगल संस्थापक था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक इसको इसीलिए कहते हैं। ठीक है बेटा। 1530 से 40 हुमायूं का शासनकाल का पहला चरण है, 30 से 40। दूसरा चरण शेरशाह से हारकर हुमायूं सफावी दरबार में प्रवासी बनकर रहता है। यानी 40 से लेकर 55 तक किसने शासन किया? ये किसी और ने शासन किया। किसने? शेरशाह सूरी ने। क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया था, शेरशाह सूरी जीत गए थे, उस समय हुमायूं यहां से भाग गया और वो सफावी दरबार में ईरान के अंदर प्रवासी बनकर रहा। 1555 से 56 में लगभग एक साल हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से उसने हासिल किया। युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी को हरा दिया, फिर हुमायूं जीत गया। फिर 1556 से 1605 में अकबर का शासनकाल आया। देखिए कितना लंबा शासनकाल, 1556 से 1605 एक ही राजा शासन कर रहा है। फिर 1605 से 27 ये जहांगीर का शासनकाल है, इनके बेटे का। फिर इनके बेटे का 1628 से 58 ये जहांगीर का बेटा शाहजहां का शासनकाल है, जिसने मुमताज महल के नाम पर और क्या बनवाया था? ताजमहल। 1658 से 1707 औरंगजेब का शासनकाल है। यहां तक बच्चे ने बताया था मुझे एक बार, उषा दाइमा ने, कि शायद ये शासन मुगलों का इतना ही रहा है, लेकिन इतना नहीं है बेटा। ये भारत की आजादी में भी आपने सुना होगा, 1857 की क्रांति में भी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय शासन कर रहे थे, यानी वो शासक थे उस समय। इससे पहले अगर 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, तब तक तो इनका प्रभाव डेफिनेटली था ही था। तो आप 1857 की क्रांति तक मानिएगा, क्योंकि शासन तब तक था, उन्हें राजा मानते थे हमारे देश के अंदर। तो अगर आप मान लीजिए 1857 नहीं मानते हो तो 1757 तो मान के चलो, 1757 से 1764 तक मान के चलो, तो एक लंबी दूरी होती है। 1707 में खत्म नहीं हो रहा है ना, आगे तक चल रहा है। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 की क्रांति में मौजूद थे। 1739 में नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है, एक लुटेरा था, दिल्ली को लूट लेता है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हरा देता है। द ग्रेट मराठा का नाम आपने सुना होगा, अहमद शाह अब्दाली, ये भी विदेशी हमलावर था। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर प्रभाव में आ जाती है और वो भारतीयों को गुलाम बनाना चाहती है। तो ये उनका सबसे पहला, इनके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दीवानी अधिकार इनको प्रदान किए जाते हैं। 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं। कौन गद्दी से हटा देता है? बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं। देश निकाला देकर के उसको कहां भेज दिया जाता है? रंगून। रंगून कहां पे है? ये यांगोन शहर है, याद रखिएगा, इसको यांगोन भी बोला जाता है, रंगून भी बोला जाता है, और ये म्यांमार में है। तो याद रखिए, आपके सामने आ भी चुका है फैक्ट के रूप में। 1857 अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं, इसका मतलब शासन कर रहे थे। यहां कंफर्म हो गया ना आपके सामने। और उसको देश निकाला दे देते हैं अंग्रेज, रंगून भेज देते हैं, यांगोन शहर में भेज देते हैं, और म्यांमार के अंदर वहीं पर वो गुजर जाते हैं। इस प्रकार आपका टॉपिक ये कंप्लीट होता है, और ये वाला टॉपिक हम आपको क्लासरूम में पढ़ा देंगे। यू कैन लीव नाउ।
You can leave now, Nikhil, Hina.